हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग न्यू हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग दूसरी तीसरी बार या पहले विज़िट कर चुके हैं चैनल पे, उनके लिए बोलना चाहूँगी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। और सबसे पहले तो अगर कोई न्यू यूज़र है, न्यू स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। भाई देखो, हम इस चैप्टर में अपने इस चैनल पे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे वीडियो लेक्चर्स होते हैं हमारे। देखो, हम ना 2 चीज़ें कर रहे हैं फ़िलहाल, 2 नहीं 3 चीज़ें कर रहे हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ तो मैं आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ चैप्टर वाइज। जैसे आप किसी अगर इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, पहला काम तो हम वो कर रहे हैं, हम डिटेल वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए। दूसरी चीज़ हमने ये किया है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई वो क्वेश्चंस कौन कौन कर सकता है, वो वीडियो कौन देख सकता है? तो अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल देखना है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स वो वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड चीज़ मैं ये कर रही हूँ कि मैं आपको डेली शॉर्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी ना वो कंसिस्टेंसी बनी रहे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है। अगर आप डेली 5, 10, 15 मिनट अपने अगर वेस्ट कर देते हो रील्स एंड ऑल चीज़ें देखने पे, तो वो ना करके आप वो शॉर्ट्स देख लिया करो, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब देखो भाई, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई हम ये क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। यार जो न्यू है उनके लिए बताना पड़ता है। देखो यार, हम लोग बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहे कि भाई हमने क्वेश्चन पढ़ा और बोल दिया ये इसका आंसर है, दैट्स इट। नहीं, हम क्या करते हैं भाई, देखो अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने देखा कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, फिर मैं आपको उस पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करवाती हूँ। जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया मैं पूरा टॉपिक रिवाइज़ करवाती हूँ। फिर उससे टॉपिक रिवाइज़ करने के बाद में फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये रहती है अपनी स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। अब यार इससे होगा क्या? अगर आप सोचोगे कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखो यार मैं बताती हूँ। हमारे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, या फिर हम कोई टेस्ट दे रहे हैं एंड ऑल, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें हमारे पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली होती है हमारी एक्यूरेसी और सेकंड होती है हमारी स्पीड। अब देखो भाई, अगर आप लोग सिर्फ स्पीड के पीछे भागोगे ना, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब आप शुरुआत करते हो तो आप एक्यूरेसी को पकड़ो। ठीक है। जब आपकी एक्यूरेसी होगी ना अच्छी, तो आपकी स्पीड ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो सीरीज़ मैं लाई हूँ, ये सोच समझ के लाई हूँ। नहीं तो यार मेरा ही फ़ायदा है कि मैं एक वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करवा के चली जाऊँ। उससे क्या होगा कि भाई समझ कुछ आ नहीं रहा, फ़ायदा कुछ नहीं है। अब इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा यार। एक तरह से हमारा इसमें क्या है कि हम वन शॉट भी कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए यूज़फुल है। अब उसके बाद में यार, अगर आप सोच रहे हो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी, वो वाली भी, कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें। लेकिन उससे पहले भाई आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, और उन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए मैं इतनी सारी वीडियोस ला रही हूँ, इतने एफ़र्ट्स डाल रही हूँ। वो बात अलग है कि आप एफ़र्ट्स को देखते नहीं हो, आप एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते, वीडियोज़ को शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके कुछ बोलते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, वो अभी साइड रखते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सॉरी अगर टाइम वेस्ट हुआ हो तो। अब देखो, हम बोलते हैं यार, देखो हमने इससे पहले के क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे प्रैक्टिस, और मैंने आपको वो कंसेप्ट्स भी क्लियर करवा दिए थे। अब देखो भाई, अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें जो मैंने टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं। मैंने आपको सर्कुलेशन पूरा अच्छे से समझा दिया पिछली वीडियो में, कार्डिक साइकिल भी करा दिया था, डिसऑर्डर्स भी करा दी थी, और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग आपको टॉपिक्स करवा दिए थे। तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि भाई हम वो टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलो अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर। अब भाई
ये चीज़ वैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, पर चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। याद करो जब मैंने ब्लड समझाया था, मैंने कहा था भाई ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हम कहते हैं भाई ब्लड के अंदर कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? ब्लड बना होता है 2 चीज़ों से मिलकर। पहला होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारे पास भी कुछ हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था भाई प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है, वो फ्लो चार्ट याद करो जो मैंने आपको बताया था और बोला भी था कि सब बना लेना। देखो यार, हम कहते हैं भाई जो ब्लड है ना वो 2 तरह से 2 चीज़ों से मिलके बना है। पहला होता है हमारे पास में प्लाज्मा, दूसरा होता है कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम प्लाज्मा के पास जाते हैं, हम कहते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है। हम कहते हैं भाई प्लाज्मा के अंदर हमारे पास में कुछ प्रोटीन्स थे। कौन कौन से प्रोटीन थे? हमारे पास में एल्ब्यूमिन था, ग्लोब्यूलिन था, और साथ में हमारे पास में फिब्रिनोजन था, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो फिब्रिनोजन है ना वो हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारे पास में फिब्रिनोजन होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसलिए अब देखो भाई, अब यहाँ पे न्यू चीज़ क्या है? देखो मैंने कहा था भाई जो हमारे पास में ब्लड है, ब्लड बन रहा था 2 चीज़ों से, प्लाज्मा और साथ में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। अब भाई हमने फिर कहा था प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन होते थे, तो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। अब मैं आपको एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। देखो यार, हमारे पास में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सीरम। अब भाई ये सीरम होता क्या है यार? ये जो सीरम है ना ये बिल्कुल ब्लड की तरह ही है। ये जो सीरम है ये बिल्कुल ब्लड की तरह है, बस इसमें ना एक चीज़ एब्सेंट है। मतलब हम अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ब्लड और सीरम कैसे डिफरेंट है, तो देखो यार हमसे पूछ रहा है सीरम क्या होता है, तो हम कहेंगे सीरम वो है ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। समझे आप मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो सीरम क्या होता है। सीरम ये वो सीरम नहीं है जो हम अपने फेस वगैरह पे लगाते हैं या हेयर वगैरह पे, वो वाला सीरम नहीं है, ठीक है। देखो भाई हम कह रहे हैं सीरम के अंदर है क्या? हम कह रहे हैं भाई ब्लड, हमारे पास में ब्लड है। अगर हम उस ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, या फिर कह सकते हैं अगर हम अपने ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे तो जो चीज़ बचेगी वो अपना सीरम हो गया, ठीक है। अब देखो भाई आपको मैंने सीरम समझा दिया क्या होता है। अब क्वेश्चन पे आओ। उफ़ो, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर। हमसे कह रहा है इनमें से किसके पास में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे। तो हमें पता है सीरम के पास में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, तो बस इसका आंसर चला जाएगा हमारे पास में 3rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डबल ब्लड सर्कुलेशन। स्टेटमेंट ए, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यार ये मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ ये क्या होती है। हमारे पास में 2 चीज़ें होती हैं, रुको 1 मिनट। तो देखो मैं ना आपको 2 चीज़ें समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझो, और इसमें रटने की कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, मैंने जब आपको ब्रीथिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बहुत बार बोली थी कि भाई देखो जहाँ पे भी आपको पल्मोनरी वर्ड देखने के लिए मिल जाए वहाँ पे समझ जाना कि कुछ ना कुछ लंग्स से जुड़ी हुई है चीज़। मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो जहाँ पे भी आपको पल्मोनरी वर्ड देखने के लिए मिलेगा ना वो लंग्स से जुड़ा होगा। इसको आगे के लिए भी ध्यान रखना, अगर किसी ने ब्रीथिंग वाला नहीं पढ़ा है चैप्टर तो देख लेना वीडियो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं कह रही हूँ अगर आपको कहीं पे भी पल्मोनरी वर्ड देखने के लिए मिल रहा है ना तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ लंग्स से रिलेटेड बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कल हमने सर्कुलेशन देखा था भाई, कैसे सर्कुलेशन होता था, डब्बे वाला हार्ट बना के देखा था। हमने कहा था भाई जो हमारे पास में, चलो अभी वो दोबारा से समझाऊंगी, पहले आप ये समझो। मैं कह रही हूँ भाई हमारे पास में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है अपने पास में पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है अपने पास में सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है।
अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पल्मोनरी है तो यानी कि लंग्स से रिलेटेड चीज़ है। अब देखो अपने उसी डब्बे वाले हार्ट पे वापस से चलते हैं। देखो भाई, ये बन गया अपना हार्ट। वैसे तो आप ऐसे हार्ट बनाते हो, मैंने बहुत बुरा हार्ट बनाया है ये वाला, छोड़ो। हार्ट ऐसा भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता, हार्ट अलग होता है। लेकिन अभी चीज़ों को आसानी से समझने के लिए ऐसा समझते हैं। देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं, मैंने वैसे आपको ये कल समझाया था, बट दोबारा से देखो। हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रिया, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ़्ट एट्रिया, इसको बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब इन्हें हम इस वाली साइड को राइट क्यों बोल रहे हैं, इस वाली साइड को लेफ़्ट क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने कल बता दिया था, ठीक है। देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई देखो, सबसे पहले तो ना हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो पता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड क्या होता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे पास में यहाँ पे राइट एट्रिया के अंदर आ जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से सुनना, मैंने कहा भाई देखो राइट एट्रिया के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रिया के पास में, ठीक है। अब ये राइट एट्रिया से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास में। और याद करो मैंने बताया था यहाँ पे बीच में एक दरवाज़ा होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा दरवाज़ा होता था, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई अब ये जो राइट वेंट्रिकल हो गया, ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास में, मैं यहाँ पे ना अपना लंग्स बना देती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ लंग्स, ओके। अब देखो भाई होगा क्या, ये वैसे ना ये लंग्स वाली स्टोरी आपको ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलती है, बट अभी देखो हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा भाई देखो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास में चला गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ लंग्स ने क्या कर दिया, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रिया के पास में, ये वाला जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है, और यही साइकिल हमारे पास में घूमती रहती है। अब हमसे पूछा गया है भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो अब देखो, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके बनाया है, ये जहाँ से मैंने बताया है कि भाई इस कह सकते हैं ये जो ट्यूब है, यहाँ से इस ट्यूब के वजह से ये जो हमारे पास में ब्लड है वो मूव कर पा रहा है ना। तो यार ये जो ट्यूब्स होती है ना, ये दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास में आर्टरीज़ और दूसरी होती है वीन्स। अब देखो यार आर्टरीज़ और वीन्स के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं। देखो यार वैसे तो इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट अभी आप एक चीज़ समझो, आर्टरीज़ क्या होती हैं। आर्टरीज़ वो होती हैं, आर्टरीज़ हमेशा हमारे हार्ट से दूर जाएंगी, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। ये हो गई अपनी आर्टरीज़। वहीं पे बात करते हैं अगर हम वीन्स की, तो वीन्स हमेशा पास आती हैं किसके, हमारे हार्ट के, ठीक है। ये डिफरेंस समझना, आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर जाती हैं और वीन्स हमेशा हार्ट के पास में आती हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, देखो दोबारा से अब क्लियरली इस चीज़ को समझाती हूँ, ये तो समझ में आ गया ना यहाँ तक।
अब हमें आर्टरीज और वेन्स के नाम देखने हैं बस, और कुछ नहीं। देखो यार, सबसे पहले तो ये समझो, मैंने कहा था भाई राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के पास में गया ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे लंग्स के अंदर गया। अब एक बात बताओ, लंग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पल्मोनरी। और एक बात बताओ, वेंट्रिकल से यानी कि हार्ट से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास में। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो कि ये जो यहाँ से ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड लंग्स के पास में। और मैंने बताया हार्ट से जब दूर जाते हैं तो कौन सी वाली ट्यूब होती है? आर्टरीज, है ना। तो और ये लंग्स के पास में जा रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। शॉर्ट में समझ जाना, ठीक है। पी है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है भाई। अब हम कह रहे हैं भाई ठीक है, फिर हम कहते हैं यही जो ब्लड होता है ना लंग से, ये वाला जो ब्लड है लंग से ये हमारे पास में ऑक्सीजनेटेड होके हमारे लेफ़्ट एट्रिया के पास में आ जाता है। अब ये जो ब्लड है भाई, ये वाला जो ब्लड है ये हमारे हार्ट के पास में आ रहा है, और हार्ट के पास में कौन सी ट्यूब लेके आती है? वीन्स लेके आती हैं। और ला कहाँ से रही है? लंग्स से। लंग्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, पास आ रही है तो इसलिए वीन्स, तो इनको हम कह देते हैं पल्मोनरी वीन, ठीक है। बस इतनी बात है। और इस वाली सर्कुलेशन को हम बोलते हैं यार पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो भाई हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया, बुक बिल्कुल फट चुकी है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है पल्मोनरी, स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में क्या कहा गया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू starts by pumping of deoxygenated blood from right ventricle into lungs and return in oxygenated form to the right atrium। भाई देखो कितनी गलत बात बोली गई है यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स के पास में जाता है और ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पे आ जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। होता क्या है कि यहाँ से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलो ये बात ठीक है, लेकिन वो तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर आता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे कह रहा है कि राइट एट्रिया के अंदर आता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना भाई। तो यानी कि अपनी जो स्टेटमेंट ए है वो तो हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू aorta to all body system and return of the blood in deoxygenated form into the left atrium। देखो अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि यहाँ तक ऊपर वाली बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। यार ये तो गलत हो गया, जो हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो राइट एट्रियम के अंदर आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तो हमारी ए और बी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। यस, ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोडल टिश्यू। अब आपको एक और चीज़ समझाते हैं, एक और टॉपिक समझाते हैं। चलो देखो यार, अब आपको क्या समझाना है हमें, वेट। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया हमसे नोडल टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। अब यार ये क्या सिस्टम है, क्या चीज़ है, इसको समझो। देखो यार, अब आप एक बात बताओ, हमने पिछली वाली जो वीडियो थी मतलब उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या चीज़ हार्ट रेट को बढ़ा रही है, क्या कम कर रही है, ये सब हमने पढ़ा था। अब यार हम कहते हैं जो हमारा हार्ट है ना वो मायोजेनिक है, यानी कि मसल्स के कंट्रोल में है। तो सिंपली समझो होता क्या है, ये अपने पास में हार्ट है,
ये डब्बे वाला हार्ट याद रखना, पूरे चैप्टर में यूज होता है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हम कहते हैं, देखो भाई यहाँ पे ना अपने पास में हम पहले बात करते हैं राइट एट्रिया की, ठीक है। तो यार हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं राइट एट्रिया के अंदर ना, मैं यहाँ पे बड़ा बना दूँ राइट एट्रिया थोड़ा सा, राइट एट्रिया, ठीक है। यार हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं राइट एट्रिया का ये जो कोना है ऊपर वाला, यार पोजीशन याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो हम क्या कह सकते हैं, राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर में हमारे पास में एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं एवी नोड, ठीक है भाई। अब ये जो एवी नोड होती है ना यार, ये क्या करती है, ये ऐसे ना सिग्नल जनरेट करती है और मतलब हमारे हार्ट को पंप करने के लिए बोलती है, ठीक है भाई। लेकिन चलो अभी इस पे ही रहो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एवी नोड क्या कर रही है यार, हार्ट को ना सिग्नल वगैरह भेजती है कि भाई आप पंप करो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम कहते हैं ये तो भाई इस वाले कोने में थी, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। आपसे क्या पूछा जाएगा कि एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, जो हमारे पास में एवी नोड होती है ना, वो प्रेजेंट होती है राइट एट्रिया के अपर लेफ्ट कॉर्नर में। कैसे, ये हमारे पास में राइट एट्रिया, उसका अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास में एवी नोड है, ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं राइट एट्रिया के लोअर कॉर्नर में हमारे पास में एक और नोडल टिश्यू होता है, इसको हम कहते हैं एसे नोड, ठीक है। अब आप कहोगे भाई इसमें फ़र्क क्या है, यार देखो हम कहते हैं एवी नोड और एसे नोड दोनों ही सिग्नल जनरेट करती है और हमारे हार्ट को पंप करवाती हैं, लेकिन भाई इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यार होता क्या है, जो एवी नोड होती है ना वो ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करवा सकती है, ठीक है। और वहीं पे एवी नोड का जो इम्पल्स जनरेट करवाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो यार अब जिसका ज़्यादा है, तो एवी नोड का जो इम्पल्स का सिस्टम है पूरा वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। पेस मेकर बोलते हैं एवी नोड को, और इनकी पोजीशन याद रखना बस। फिर हम कहते हैं ऐसे नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं पेस सेटर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे पास में राइट एट्रिया की। हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे अपना प्रेजेंट है एवी नोड, यहाँ पे अपने पास में ऐसे नोड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे बंडल्स निकलने चालू हो जाएंगे और इनको ही हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये हो गए अपने बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस होते हैं ना यार, ये ऐसे फैलते जाते हैं हमारे वेंट्रिकल्स में, और ऐसे करके ना कुछ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकलने लग जाते हैं, और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। यार ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि इम्पल्स कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। समझ में आ गया। अब भाई अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या क्या हमसे, यार देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहले तो भाई स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द एंटायर नोडल टिश्यू फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड टू परकिंजे फाइबर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। वही बात की मतलब देखो भाई, ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड से लेके परकिंजे फाइबर तक सबके सब इम्पल्स जनरेट करवा सकते हैं। तो हाँ भाई ये बात तो ठीक है, मैंने बताया ना सब इम्पल्स जनरेट करवाते हैं। बस सबसे ज़्यादा जो इम्पल्स जनरेट करवाता है वो अपना एवी नोड है, ठीक है। ज़्यादा और कम का है, लेकिन जनरेट सब कराते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन भावनाओं में बहते हुए इसको फटाफट से टिक नहीं कर देना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है, गलत बताना है। तो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू कैन जनरेट सेम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। भाई देखो ये बात तो ठीक है कि सबके सब नोडल टिश्यू के सारे पार्ट्स इम्पल्स को जनरेट करवाते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सेम नंबर की इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, तो ये तो गलत हो गई। मैंने बोला ना कि एवी नोड ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एवी नोड कराती है, फिर ये बाकी सब कम कम कराते हैं, है ना। तो ये बात गलत हो गई। ये
ये भी पता होना चाहिए कि कैसे गलत हो गई, क्या वर्ड इसमें ऐसा लिखा गया जिससे गलत हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बात तो ठीक है यहाँ तक कि सबके सब जनरेट करवाते हैं, लेकिन इसने कह दिया सेम नंबर ऑफ इम्पल्स जनरेट करवा रहे हैं, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो अपने इसमें इनकरेक्ट बताना था, और इनकरेक्ट यही वाली स्टेटमेंट है। फिर अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ये भाई कार्डियक साइकिल तो मैंने बता दिया था, आपको समझा दिया था, तो अब इसको दोबारा से नहीं रिवाइज करेंगे हम। देखो भाई मैंने बताया था कार्डियक साइकिल जो होती है पूरी कार्डियक साइकिल को होने में लगते हैं 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड ग्रुप से है, ब्लड ग्रुपिंग से। तो भाई अब आपको ब्लड ग्रुपिंग समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई बताओ किस किस ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया हुआ है, किस किस को पता है कि क्या होता है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बताना कमेंट करके कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। देखो ब्लड ग्रुपिंग में क्या चीज़ होती है, हम आपने सुना होगा कि यार कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ज़रा सोच के बताओ। ये तो हम फिल्मों में भी सुनते रहते हैं, टीवी वगैरह में, मूवीज़ में, कि भाई ये ब्लड ग्रुप है, इसकी ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया हीरो या हीरोइन का, तो ये सब चीज़ें। तो भाई हम कहते हैं भाई कौन कौन से आपने सुने हैं, पहले तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप सी होता है क्या, नहीं होता, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, और हमारे पास में एक और ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये हमने सुने हुए हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटीजन और यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीबॉडी। वैसे तो इस चीज़ के बारे में ना हम ज़्यादा डिटेल में कहाँ पे पढ़ते हैं, अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में, और वो जो चैप्टर है वो है अपना +2 का, यानी कि 12th क्लास का। वहाँ पे हम पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह भी देखते हैं, और मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स में तो पक्का होता है वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आना ही आना है, डायग्राम। ठीक है, वो हम ज़्यादा अच्छे से उसमें पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। देखो यार हम कह रहे हैं भाई, ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि भाई ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, या ब्लड ग्रुप ओ है। हम कहते हैं भाई देखो ये जो हमारे पास में ना ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को याद रखना, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीजन ए है, तो उसका अगर आपसे पूछती हूँ मैं, देखो पहले तो मैं समझाती हूँ। देखो मैं कह रही हूँ जो एंटीजन होगा ना वो ही ब्लड ग्रुप होगा, जो एंटीजन होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब ज़रा बताओ, मैं कह रही हूँ भाई यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। मैं कह रही हूँ भाई अब बताओ बी ब्लड ग्रुप के पास में कौन सा एंटीजन होगा, भाई बी एंटीजन ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ब्लड ग्रुप और एंटीजन सेम होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप और एंटीजन सेम होते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ही एंटीजन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बताओ ओ के पास में कौन सा एंटीजन होगा, ओ के पास में एंटीजन सबसे पहले तो, हाँ चलो इस चीज़ को समझते हैं, और एक और भी तो होता है हमारे पास में ए बी। ठीक है, एक और होता है हमारे पास में ए बी। अब देखो भाई मैं बोलती हूँ, बताओ ज़रा सोच के कि ओ के पास में कौन सा एंटीजन होगा। देखो इस चीज़ को याद रखना, एंटीजन अपने पास में दो ही तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, हमारे पास में दो तरह के एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, ओ के हमने देख लिया, ए के पास में तो ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी के पास में तो बी एंटीजन है। अब ज़रा बताओ ब्लड ग्रुप ओ के पास में कौन सा एंटीजन होगा, तो मैं बता देती हूँ, ब्लड ग्रुप ओ के पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं नील, यहाँ पे एंटीजन की जगह पे। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने कहा भाई देखो दो तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी।
जो एंटीजन होगा वही अपना ब्लड ग्रुप होगा। मैंने कहा भाई ए ब्लड ग्रुप ए के पास में ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी के पास में बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ के पास में कोई एंटीजन ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। अब ए बी के पास में कौन सा एंटीजन होता है यार? देखो ए बी के पास में दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। ठीक है, अब यार आपने एक बात सुनी होगी, जैसे कि अगर मतलब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और उसको ब्लड चाहिए, तो मतलब सुना होगा आपने, कभी बोलते नहीं है कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला बंदा ही इसको अपना ब्लड दे सकता है। या फिर आपने सुना होगा जैसे कि इसके फैमिली मेम्बर को बुलाओ, फिर मतलब भाई बहन को, तो फिर ब्लड ग्रुप सेम होगा, इनका सेम होने के चांसेस होते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि इसके भाई को बुलाओ या इसकी बहन को बुलाओ तो फिर वो ब्लड दे सकते हैं, ऐसी बात होती है। क्योंकि यार मतलब सिंपली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अगर बाय चांस यार मतलब ऐसा नहीं हो, बट अगर बाय चांस अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया है, आपका ब्लड ग्रुप है ए, आपका ब्लड लॉस हो गया है, यानी कि अब आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो आप किससे ब्लड ले सकते हो? डॉक्टर्स आपको कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे? आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो डॉक्टर्स आपको जो ब्लड चढ़ाएंगे ना वो भी ब्लड ग्रुप ए वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका ब्लड ग्रुप तो ए है, आपका ब्लड ग्रुप तो ए है और उन्होंने चढ़ा दिया बी ब्लड ग्रुप का ब्लड, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया ना, तो यार आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, मतलब अगर कोई फॉरेन चीज़ आती है ना तो एंटीबॉडीज़ हमारी रिएक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है, और इस बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हम +2 में ही पढ़ते हैं, बस अभी इतना समझो, ये टेबल याद रखना। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम कह रहे हैं एंटीबॉडी ना यार अपोजिट होती है। ठीक है, एंटीजन और ब्लड ग्रुप तो सेम थे। अब देखो भाई यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी वाली, कि मतलब दो ही तरह की तो हमारे पास में होते हैं, ए और बी। हमने कहा भाई देखो ए ब्लड ग्रुप तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी होगी। अब बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए। अब मेरे को बताओ ओ के पास में कौन सी एंटीबॉडी होगी? ओ के पास में अपने पास में दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी। अब इस चीज़ को याद रखना, ओ के पास में एंटीजन नहीं होता कोई भी, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं। वहीं पे बात करें अगर ए बी की, तो ए बी के पास में दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, अब यार यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछ लेगा कि बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन है? यार यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है? यार डोनर का मतलब तो आपको पता है, जो ब्लड दे सकता है। अब ऐसा डोनर बताओ जो मतलब सबको ब्लड दे सकता है, तो यार जो सबको ब्लड दे सकता है वो होगा यूनिवर्सल डोनर अपना होता है ओ, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, वहीं पे ए बी वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यार इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये चीज़ है। अब देखो भाई अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ब्लड ग्रुप, चलो एक सेकेंड, माइक का यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है दी ब्लड ग्रुप विच लैक एंटीजन ऑन RBC इज। हमसे कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास में एंटीजन्स नहीं होती। तो हमें पता है ओ ब्लड ग्रुप के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होती, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास में ओ। ठीक है, फिर हमसे आगे बोल रहा है एंड ह्यूमंस विथ दिस ब्लड ग्रुप, यानी कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमंस हैं कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर हुज ब्लड ग्रुप इज़। हमसे पहले तो यार इसमें 2 क्वेश्चंस पूछ लिए। पहले तो इसने पूछा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास में एंटीजन नहीं होती, तो हमें पता है ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होती।
फिर हमसे कह रहा है भाई ओ वाले जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किससे ब्लड ले सकते हैं। मैंने बताया था ओ वाले सिर्फ यार ओ से ही ले सकते हैं ब्लड ग्रुप, मतलब ओ वाले जो होते हैं वो सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं, किसी और से लेंगे तो भाई एंटीबॉडीज़ नहीं बन जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे भी ओ आएगा अपना, दोनों में ओ आएगा। अब देखते हैं भाई यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया गया। फर्स्ट और सेकंड का ओ होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। ओ ब्लड ग्रुप होता है और ओ से ही ले सकता है। समझ में आ गया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरी टू द लिवर बिफोर इट रिटर्न टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब भाई ये बोल रहा है, ये डाइजेशन वाले चैप्टर का है क्वेश्चन, तो यार हमें मतलब डाइजेशन वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो इसका आंसर होगा हेपेटिक पोर्टल वीन। ठीक है, पता है ना, हेपेटिक वर्ड हम लीवर के लिए यूज़ करते हैं। और पोर्टल वीन क्या होती है यार, जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में थोड़ा सा एक्सचेंज होता है तो उसको हम कह देते हैं पोर्टल वीन। ठीक है, तो इसलिए हेपेटिक पोर्टल वीन। अब हमसे बोल रहा है द एवरेज कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज, मतलब यार एक बंदा मतलब कितना उसका कार्डियक आउटपुट रहता है, तो वो होता है अपना 5 लीटर। वैसे तो 5040 होता है, बट उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स बोलते हैं, तो इसका आंसर सी जाएगा, थर्ड। अब देखो यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कोडेड टेंडिने इन दी हर्ट्स आर। यार कोडेड टेंडिने क्या होता है, देखो छोटी सी बात है, समझ लेते हैं इसको हम जल्दी से। देखो यार हमने पढ़ा था कि हमारे पास में, ऐसे समझा दूँ, यस देखो मैंने आपको बताया था कि वो दरवाजे वाली कहानी याद करो, हार्ट बनाते हैं डब्बे वाला। हमने कहा था भाई ये अपने पास में राइट एट्रिया, ये अपने पास में लेफ्ट एट्रिया, ये अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। मैंने कहा था भाई इन दोनों के बीच में एक दरवाज़ा होता है जिसको हम वेल्व बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में भी एक दरवाज़ा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अब देखो भाई हम कहते हैं वेंट्रिकल्स के पास में ना कुछ मसल्स होते हैं ऐसे करके, ये कुछ मसल्स हैं वेंट्रिकल्स के पास में। ठीक है, समझ में आया। मैंने कहा भाई ये तो अपने वो दरवाजे हो गए, है ना, वाल्व्स, और हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके पास में ना कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है भाई, हम कहते हैं ये वाल्व जो होते हैं वो इन मसल से जुड़े होते हैं। थोड़ा साफ करके बनाऊँ, मैं यहाँ पे सिर्फ वेंट्रिकल का बना रही हूँ, एक वेंट्रिकल का, ठीक है, समझाने के लिए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे वो दरवाज़ा है, ठीक है, ये अपना दरवाज़ा हो गया, ये अपने पास में वो मसल्स हो गए। ठीक है, और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये अपने पास में वेल्व्स हो गई, है ना, और ये हो गए अपने पास में मसल्स, और इन मसल्स को बोलते हैं हम पेपिलरी मसल्स। तो यार हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो वेल्व्स होती है ना यार, ये इन पेपिलरी मसल से जुड़ी होती हैं। ये जो वेल्व्स होती हैं ये इन पेपिलरी मसल से जुड़ी होती हैं, एक रस्सी के उससे जुड़ी हुई हैं, और यार उसी रस्सी को हम बोल देते हैं कोडेड टेंडिने। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके पास में एक तरह के मसल्स होते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। फिर हम बोल रहे हैं ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं वो वेल्व से जुड़े होते हैं, किसकी वजह से, रस्सी जैसे स्ट्रक्चर की वजह से, और उस रस्सी को ही नाम देते हैं कोडेड टेंडिने। भाई देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखो यार क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कोडेड टेंडिने इन द हार्ट आर, मतलब कोडेड टेंडिने क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कोडेड टेंडिने क्या होते हैं, जो हमारे पास में वेल्व्स होती हैं, वेल्व्स और पेपिलरी मसल से जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी टंग, ये क्या बोल दिया, ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है, ये अपनी गलत हो गई स्टेटमेंट। फिर बोल रहा है थिन फाइबर ऑफ वेंट्रिकल नोडल टिश्यू, गलत है। थर्ड बोल रहा है कनेक्शन बिटवीन कस्पिड वाल्व एंड पेपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ये ठीक है भाई, वेल्व्स और पेपिलरी मसल्स के बीच में ही तो कनेक्शन होता है, तो इसका आंसर जाएगा ये थर्ड। अब उसके बाद में समझो आगे बोल रहा है हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। भाई देखो होता क्या है, हमारा जो हार्ट होता है ना, जब हमने लंग्स पढ़ा था तो हमने कहा था लंग्स के पास में 2 लेयर्स होती थी, उन लेयर्स को हम क्या कहते थे, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, हार्ट को जो कवर कर रही थी उसको हम बोलते थे प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई उसी तरीके से ना हमारा जो हार्ट होता है उसके पास में भी कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, और उन मेम्ब्रेन्स, देखो यार आपको एक बात मैंने बताई हुई है कि
कार्डियो वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। पेरी वर्ड भाई हम अपनी लेयर के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो यार यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हार्ट की वो जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। बस, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल विद विच ब्लड ग्रुप हैव बोथ, बोथ का मतलब तो पता है ना, दोनों, हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन। हमसे बोल रहा है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास में ए और बी दोनों एंटीजन होती हैं। तो यार ए और बी दोनों एंटीजन है तो ये होता है, मैंने बताया था जो एंटीजन होगी वो ही ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों एंटीजन है तो यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हो गया अपना ए बी, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है ब्लड प्रोटीन दैट मेनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। भाई ये क्वेश्चन भी अपना पिछले वाले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा ब्लड का अच्छे से मैंने एक फ्लो चार्ट समझाया था यार, उसमें से देख लो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक यार वो वीडियो देख लेना प्लीज़, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं। लाइक मैंने आपको बोला था कि मतलब 90% कंसेप्ट जो थे इस चैप्टर के वो हमने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिए थे, तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखना। अब देखो मैंने उसमें आपको बताया था हमारे पास में ब्लड होता है, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर मैंने कहा था भाई प्लाज्मा के अंदर पानी होता था, 90% पानी था प्लाज्मा के अंदर। फिर कुछ प्रोटीन्स थे, कुछ मिनरल्स थे। अब भाई कौन कौन से प्रोटीन थे, 3 तरह के प्रोटीन थे, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन। फिर हमने कहा था भाई देखो जो ग्लोब्यूलिन होता है वो काम करता है किसमें, इम्यूनिटी में, वहीं पे फिब्रिनोजन तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और वहीं पे जो हमारे पास में एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काम करता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन ब्लड का कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो वो होता है अपना एल्ब्यूमिन। तो इसका आंसर चला जाएगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट दी एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल काउंट प्रेजेंट इन दी ब्लड। यार ये पूछा गया है मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी है, वही फिलअप की तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एरिथ्रोसाइट्स, जरा बताना एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और मैंने बताया था ये कितने होते थे, ये मिलियंस में होते थे, 5 to 5.5 मिलियन होते थे। और ये चीज़ हमें बता भी रखी, हमसे कहा जा रहा है कि आरबीसी तो इतने प्रेजेंट हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को किसको बोल रहे थे हम, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को बोल रहे थे। और अब भाई बताओ आरबीसी का तो हमें बता रखा है कितने प्रेजेंट है, अब आपको बताना है प्लेटलेट्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपने देखा होगा, और ये चीज़ मैंने आपको याद भी करवाई थी पिछली वीडियो में। देखो यार जब किसी को डेंगू होता है, इंग्लिश में अगर आपको एसेंट में बोलना है तो डेंगू नहीं डेंगी बोला करो, ठीक है, डेंगी। हमारी इंग्लिश क्लासेस भी चलती हैं साथ साथ में, तो अगर किसी को भाई थोड़े से एसेंट में बोलना सीखना है तो डेंगू नहीं डेंगी बोलना, ठीक है। तो यार जब किसी को डेंगू होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, इसकी प्लेटें कम हो गई। वैसे तो प्लेटलेट्स होता है बट एज वी आर इंडियंस तो हम क्या बोलते हैं, प्लेटें कम हो गई, ठीक है। तो भाई वो हम कैसे बोलते हैं, भाई इतनी प्लेटें बची हैं, लाखों में ही तो बोलते हैं कि भाई इतनी प्लेटें बची हैं या इतनी प्लेटें कम हो गई। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये जो प्लेट्स होती है ना अपनी, ये लाखों में होती हैं, ठीक है। और कितनी होती है, परफेक्ट एक नंबर वो हमने बताया था कि भाई 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती हैं। तो भाई ढूंढ लो ऑप्शंस में, ये कहाँ 6,000 से 8,000, पागल हो गया यार, इतनी थोड़ी कम होती हैं। यहाँ पे कह रहा है 50,000 से 70,000, नहीं थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे। और यहाँ पे बोल दिया भाई हमसे कितना है, कुछ ज़्यादा ही बता दिया, 4 लाख से 5 लाख, भाई इतनी भी नहीं होती, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 1.5 लाख से 3.5 लाख, हाँ भाई यही करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। मैंने आपको 1000 बार बता दिया है कि ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनको हाईलाइट कर लिया करो। क्वेश्चंस में नोट हो गया, करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लिया करो। बोथ हो गया, ये सब। यहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चंस में गलती होने के रिस्क कम हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। हमसे कह रहा है भाई फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा नहीं है ब्लड में से। भाई अगेन ये उसी फ्लो चार्ट में से आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्लो चार्ट, बट आपने मेरी राइटिंग देख के शायद नहीं बनाया होगा। बट राइटिंग में जाया करो, कंटेंट पे जाया करो। तो मैंने आपको बताया था भाई फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते थे अपने पास में। एरिथ्रोसाइट्स होते थे हमारे पास में, WBC होते थे जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स होती थी। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है फॉर्म्ड एलिमेंट। एरिथ्रोसाइट तो होता है, प्लेटलेट भी होता है, ल्यूकोसाइट भी होता है, लेकिन हमें बताना है नहीं होता। जो नहीं होता वो बताना है। प्लाज्मा प्रोटीन, पागल हो गया यार, प्लाज्मा प्रोटीन थोड़ी होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल और द 4 चैम्बर्स आर। देखो भाई ये तो आ गया अपना कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन, और इसलिए मैंने आपको कार्डिक साइकिल पहले ही बता दिया था, पहले ही समझा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डिक साइकिल इस चैप्टर में, और बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बहुत ईजीली समझा दिया था, और शायद आपको आ भी गया होगा समझ में। अब देखो भाई हमसे कह रहा है भाई जॉइंट डायस्टोल के ऐसे होता था कार्डिक साइकिल। यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होता था, एट्रियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये जॉइंट डायस्टोल। मैंने कहा था एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते थे, वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे दोनों के दोनों रेस्ट कर रहे होते थे, रिलैक्स कर रहे होते थे। हमसे कह रहा है जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है, तो बताओ। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, जो हमारे चारों चैम्बर होते हैं यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नहीं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। हाँ भाई दोनों रिलैक्स करते हैं इस टाइम पे, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स, या कह सकते हैं चारों चैम्बर जॉइंट डायस्टोल में रिलैक्स कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हार्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ड बोला था, मायोजेनिक होते हैं, ठीक है, मतलब कि मसल्स के कंट्रोल में। और हमसे कह रहा है भाई ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या है, तो ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो होता है मीजोडर्मल। ठीक है, ये क्या होता है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, ये हमने अपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है और पढ़ना है तो प्ले लिस्ट जाके देख लेना, पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना, विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट टू गेट डीपोलराइज्ड इन कार्डियक साइकिल। हमसे कह रहा है भाई कौन होगा जिसमें सबसे लास्ट के अंदर डीपोलराइजेशन होगी। यार ये वही कंडक्टिंग पार्ट वाले में से आ गया क्वेश्चन। भाई एवी नोड तो सबसे पहले होता है, फिर एसए नोड होता है, फिर बंडल ऑफ फिश होते हैं, फिर परकिंजे फाइबर, यानी कि सबसे लास्ट जो डीपोलराइज होगा वो होगा अपना परकिंजे फाइबर। याद करो कैसे बनाए थे, ये अपना डब्बे वाले ही हार्ट सही है यार, हमारी ड्राइंग बहुत बेकार है। यहाँ पे एवी नोड, यहाँ पे एसए नोड, ये अपना बंडल ऑफ फिश, फिर यहाँ पे परकिंजे फाइबर जा रहे थे ऐसे ऐसे, तो लास्ट अपना परकिंजे फाइबर होते हैं डीपोलराइज, तो इसको हम समझेगा परकिंजे फाइबर। तो इसी के साथ में अपने क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड वाले ही कर रहे हैं। अगर आपको आगे क्वेश्चंस मतलब आप चाहते हो कि मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँ, क्वेश्चंस के मतलब लाइक नंबर ज़्यादा लेके आऊँ, तो बता देना। क्वेश्चन मेरे पास में तो बहुत है, और बाकी आप करने वाले तो बनूँ ठीक है। अभी पहले आप इतने क्वेश्चन ही करो, इतने हम एनसीईआरटी बेस करेंगे पहले सारे चैप्टर्स के, फिर बाकी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करके रखिए, अच्छे से याद करके रखिए, एनसीईआरटी पढ़ के रखिए, जो डाउट्स आ रहे हैं उनको पूछ लीजिए। और फिर उसके बाद में हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए अपने कंसेप्ट को तब तक क्लियर करके रख लीजिए। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel so that I can provide you
many other things, many useful things like PDFs of notes, PDFs of these questions, or PDFs of like DPPs, daily practice paper, PDF of test, like I will provide you test. और ये सब चीज़ें मैं तभी प्रोवाइड कर सकती हूँ जब मैं यूट्यूब का वो जो कह सकते हैं क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके इतने व्यूज़, इतना वॉच टाइम, ये सब मतलब होती हैं यूट्यूब की कुछ चीज़ें होती हैं। जब हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तभी हम PDF वगैरह प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको सारा कंटेंट मिले तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प कर रही, ठीक है भाई। घुमा फिरा के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं तो साफ, ठीक है। जब चैनल ग्रो होगा तभी आपको वो सब मिल पाएगा। तो बस सीधा, और प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसे समझ आ रहा है। देखो भाई, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि भाई मैं क्यों कह रही हूँ कमेंट करने के लिए। पहली बात तो ये कि भाई अगर आप बताओगे नहीं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और मेरे को ऐसा लगेगा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊँगी, ज़रा खुद सोचो, ठीक है। जब किसी की कोई चीज़ काम ही नहीं आ रही तो फिर वो हम काम करें क्यों, है। और दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न भी है यार, दूसरा रीज़न ये है यार, जब आप कमेंट करते हो ना तो वीडियो की रीच बढ़ती है, ठीक है। मतलब और लोगों तक वीडियो पहुंचती है, अगर और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी तो चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करना ज़रूरी है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। तो दो रीज़न है, इन दोनों रीज़न की वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट करके बता दिया। तो बस यही था। प्लीज़ subscribe my YouTube channel, please like the video and please share the video, and please let me know what you are thinking about my content by commenting below the video. And yes, thank you so much for visiting my channel, for watching my videos, and yes, thank you so much.